नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमें कुछ छोटे छोटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले उनको समझना जरूरी है। तो पहले हम उन फंडामेंटल कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद हम नेशनल इनकम का कैलकुलेशन जो है वो सीखेंगे। तो हमारा जो पहला कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम को स्टार्ट करने के लिए, वो है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम, फैक्टर इनकम वो इनकम है जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अपनी सर्विसेज के बदले में दी जाती है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जैसा कि आपको पता ही है, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्राइज, ये चार हमारे मेन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। इनको जो इनकम रिसीव होती है अपनी सर्विसेज के रिटर्न में, उसे हम फैक्टर इनकम कहते हैं। लैंड को क्या इनकम रिसीव होती है? रेंट। लेबर को क्या इनकम रिसीव होती है? वेजेस एंड सैलरीज। कैपिटल को इंटरेस्ट एंड डिविडेंड। और एंटरप्राइज की सर्विसेज के बदले में उसको प्रॉफिट गेन होता है। तो ये चार हमारे फैक्टर इनकम है, रेंट, वेजेस एंड सैलरीज, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड और प्रॉफिट, ये फैक्टर इनकम में इंक्लूड होते हैं। तो फैक्टर इनकम क्या समझ में आया? फैक्टर इनकम इज द इनकम रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। ये फैक्टर इनकम का कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, बिफोर वी मूव ऑन टू कैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम। ओके, फैक्टर इनकम के बाद नेक्स्ट इनकम का कॉन्सेप्ट आता है, वो है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम, देखिए फैक्टर इनकम को जो इनकम मिलती है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, वो इसलिए मिलती है क्योंकि वो प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर अपनी सर्विसेज देते हैं। लेकिन ट्रांसफर इनकम इज द इनकम विदाउट रेंडरिंग एनी सर्विस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। बिना प्रोडक्शन ऑफ प्रोसेस में कोई भी सर्विस रेंडर किए, कोई भी हेल्प किए बिना जो इनकम रिसीव होती है, उसे हम ट्रांसफर इनकम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हैं इसमें, जैसे ओल्ड एज पेंशन हो गई, ठीक है, गिफ्ट्स हो गया और ग्रेचुइटी हो गई, ठीक है। तो ये ट्रांसफर इनकम के एग्जांपल हैं। फैक्टर इनकम जो इससे पहले हमने स्टडी किया था, उसको हम अकाउंट में लेते हैं नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त, वो नेशनल इनकम में इंक्लूड होती है। लेकिन ट्रांसफर इनकम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते वक्त इंक्लूड नहीं की जाती, उसको हम उसके अंदर कैलकुलेट नहीं करते हैं। तो ट्रांसफर इनकम और फैक्टर इनकम में सबसे जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो क्या है? फैक्टर इनकम इज इंक्लूडेड ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, बट ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड ड्यूरिंग द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम। टाइप्स ऑफ गुड्स विच आर studied during the calculation of national income। इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट है फाइनल गुड्स, देन इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। फाइनल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? द गुड्स विच आर परचेज फॉर फाइनल कंजम्पशन बाय द कंज्यूमर, जो फाइनली कंज्यूमर यूज कर लेता है, हाउस होल्ड में यूज करे, चाहे कोई फर्म अपने प्रोडक्शन में यूज करे। फाइनल गुड्स आगे फर्दर प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज नहीं होते, इनको फाइनली कंज्यूम कर लिया जाता है, यूज कर लिया जाता है, और ये फिनिश गुड्स होते हैं। दीज आर कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर and they are not used in the process of production, so they are called final goods. For example, if a household purchases milk and he uses the milk for food or for making tea or coffee or sweets in the household itself, then milk is a final good. Intermediate good, intermediate goods और final goods में क्या difference है? इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज होते हैं आगे फर्दर कुछ और प्रोड्यूस करने के लिए, इसीलिए उनको इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है। वो कंज्यूम नहीं किए जाते, वो
कुछ और बनाने के लिए, कुछ और प्रोड्यूस करने के लिए खरीदे जाते हैं और उनको कंज्यूम नहीं किया जाता, उनको प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन में यूज किया जाता है। दे आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, अभी हमने एग्जांपल लिया था मिल्क का। यहाँ पे मिल्क को एक हाउस होल्ड ने परचेज किया और यूज कर लिया, तो वो फाइनल गुड्स का एग्जांपल था, वो फाइनल गुड था, फाइनल प्रोडक्ट था। लेकिन अगर यही मिल्क एक स्वीट शॉप ओनर खरीदता है और उसे यूज करता है स्वीट्स बनाकर आगे रीसेल करने के लिए, या फिर वीट का एग्जांपल ले लीजिए, कोई प्रोडक्शन यूनिट वीट को खरीदती है और उसका फ्लोर बना के उसके बिस्किट्स बनाती है और उसको रीसेल करती है, तो वीट है इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, तो द डिफरेंस बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स इज that final goods are used for final consumption. They are not used for producing anything else. They are not used in the process of production, but intermediate goods are used for further production, for resale. Okay, this is the difference between final goods and intermediate goods. Next हमारा concept है consumption goods का। Consumption goods are directly consumed. Okay, consumed. For example, pulses, flour, tea, coffee, etc. Okay. Now, capital goods. Capital goods क्या है? जैसे आपने factors of production जब आपने पढ़ा तो उसमें आपने समझा होगा 4 factors of production are there: land, labor, capital and enterprise. तो capital goods वो goods होते हैं जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज से परचेज किए जाते हैं और उनसे आप फिक्स्ड एसेट्स बनाते हैं। फॉर एग्जांपल मशीनरी हो गया, लैंड हो गया, ये सब चीजें जो है ये कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में आती हैं। कैपिटल गुड्स को आगे रीसेल नहीं किया जाता, बल्कि उनको लॉन्ग टर्म के हिसाब से फिक्स्ड एसेट्स के तौर पे प्रोडक्शन प्रोसेस में यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल मशीनरी, लैंड, इक्विपमेंट्स, या कोई एडवांस टेक्नोलॉजी फर्म अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए या उसका स्केल अप करने के लिए यूज करना चाहती है, तो वो भी कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में आता है। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल गुड्स। तो यहाँ हमारा ये टाइप्स ऑफ गुड्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है: फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम में गुड्स के बाद, गुड्स को हमने समझ लिया, टाइप्स ऑफ गुड्स को हमने समझ लिया, अब हमें समझना है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फॉर्मेशन रेफर्स टू द एडिशन to the capital stock of an economy. कैपिटल स्टॉक क्या चीज है? जब भी कैपिटल स्टॉक किसी भी इकोनॉमी के कैपिटल स्टॉक में कोई भी वैल्यू क्रिएशन होगा या एडिशन होगा उसकी वैल्यू में, एडिशन ऑफ वैल्यू और क्रिएशन ऑफ वैल्यू, इट इज टर्म्ड एज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को हम कैपिटल फॉर्मेशन भी कहते हैं, क्योंकि कैपिटल से ही इन्वेस्टमेंट होता है। कैपिटल मीन्स मनी, मनी विच इज स्पेंट ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, for example construction of building, bridges, offices, houses, anything, purchase of machinery, purchase of fixed assets, purchase of plants, equipments, purchase of technology, and when you produce goods and services, goods और services के stock को हम कहते हैं inventories। तो addition to the capital stock of an economy in the form of these things, in the form of construction, in the form of purchase of fixed assets, and in the form of production of goods and services is known as investment. Investment further दो तरह का होता है, दो कैटेगरीज होती हैं इन्वेस्टमेंट की: ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट में फर्क क्या है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से जब हम डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, डिडक्ट कर देते हैं, तो जो फिगर निकल के आती है वो होती है नेट इन्वेस्टमेंट।
So the difference between gross investment and net investment is depreciation. Depreciation क्या है? देखिए, जब हम कैपिटल को यूज करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, गुड्स और सर्विसेज को बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो प्लांट और मशीनरी में वियर एंड टियर होता है. वियर एंड टियर मतलब जब भी फिक्स्ड एसेट्स यूज होंगे, मशीनरी यूज होगी, लैंड यूज होगी, तो उसकी वैल्यू कम होगी. वो यूज होने के बाद उसमें वियर एंड टियर आएगा. जैसे जैसे टाइम पास होता है तो मशीनरी की, लैंड की या और भी जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू उनकी ओरिजिनल वैल्यू से कम होती है, घटती है. तो ड्यूरिंग द पैसेज ऑफ टाइम, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, द वैल्यू ऑफ ऑल द फिक्स्ड एसेट्स रिड्यूसेस. सो इट इज नोन एज डेप्रिसिएशन. ठीक है. डेप्रिसिएशन की वजह क्या है? नॉर्मल वियर एंड टियर, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो गई, पुरानी हो गई, अब वो यूज में नहीं है, तो उस टेक्नोलॉजी को खरीदने के लिए उस वक्त जो हमने खर्चा किया था वो हमारा खराब हो गया, बेकार हो गया, और अब उसकी वैल्यू पहले से कम हो गई, उतनी नहीं रही जितनी खरीदने के टाइम पर थी. तो डेप्रिसिएशन होता है इन रीजंस की वजह से, वियर एंड टियर की वजह से, पैसेज ऑफ टाइम की वजह से, यूसेज की वजह से, या फिर कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाए उसकी वजह से. इस डेप्रिसिएशन को हम डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, इस तरह से हम समझ सकते हैं. डेप्रिसिएशन के अमाउंट को, जो भी आपने प्रोविजन किया है डेप्रिसिएशन का, जैसे कि अकाउंट्स में आपने सीखा ही होगा कि डेप्रिसिएशन का प्रोविजन अकाउंट्स में पहले से करके चलते हैं, एडवांस में एक फिगर हम निकाल के रखते हैं, ताकि जब भी हमें नई मशीनरी या कोई फिक्स्ड एसेट या कोई टेक्नोलॉजी नहीं खरीदनी है तो हमारे पास पहले से उसके लिए प्रोविजन हो. डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, और इस अमाउंट को जब हम ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो फिगर आती है वो होती है नेट इन्वेस्टमेंट. तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट और नेट इन्वेस्टमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है? सो नेट इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन. ओके ओके. और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू नेट इन्वेस्टमेंट प्लस डेप्रिसिएशन. डिफरेंस बिटवीन ग्रॉस इन्वेस्टमेंट एंड नेट इन्वेस्टमेंट इज डेप्रिसिएशन. अगर आपको नेट इन्वेस्टमेंट चाहिए तो आपको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में से डेप्रिसिएशन को डिडक्ट करना पड़ेगा. इन सिंपल टर्म्स, to arrive from gross to net, to arrive from gross to net, you have to deduct depreciation. To arrive from gross to net, you have to deduct depreciation. Gross investment में से depreciation को माइनस करने पर हमें मिलता है net investment. Net investment is equal to ग्रॉस इन्वेस्टमेंट माइनस डेप्रिसिएशन. ओके, चलिए अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस. नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस तो बाद में पता चलेंगे, पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं. इनडायरेक्ट टैक्सेस आर द टैक्सेस imposed by the government. Indirect taxes are the taxes imposed by the government on the production of goods and services. Okay, जब कोई भी फर्म, कोई भी प्रोडक्शन यूनिट गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है तो वो गवर्नमेंट को जो टैक्स लेती है, उसके ऊपर गवर्नमेंट जो टैक्स लगाती है, इम्पोज करती है, उन टैक्सेस को हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस. नेट पे हम बाद में आएंगे.
अब फॉर एग्जाम्पल एज यू ऑल नो जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। प्रॉपर्टी टैक्स, इनकम टैक्स नहीं आएगा इसमें, जीएसटी, प्रॉपर्टी टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी, ओके। इस तरह के बहुत सारे जो टैक्सेस हैं जो प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पे लगाते हैं वो कहलाते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या चीज है? इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज को माइनस करना है, तब हमें मिलता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, ओके। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कैसे आएगा? जब हम इनडायरेक्ट टैक्सेस में से सब्सिडीज की फिगर को घटा देंगे। अब ये सब्सिडीज क्या चीज है? व्हाट इज सब्सिडीज? सब्सिडीज इज द हेल्प or the financial assistance given by the government to the producers for production of goods and services। देखिए फॉर एग्जाम्पल आपने स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के बारे में पढ़ा होगा या सुना होगा। जब गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को अपनी तरफ से फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, टैक्स को कम कर देती है, लैंड को कम रेट पे बेच देती है, या और बहुत सारे तरह के उनको फेवर्स देती है, एडवांटेजेस देती है, ताकि वो कन्वीनियंटली गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस कर पाए, उन्हें हेल्प मिले, उनका खर्चा कम हो। तो जो गवर्नमेंट की तरफ से उन्हें जो हेल्प मिलती है, जो असिस्टेंस मिलता है, उसे हम कहते हैं सब्सिडीज। तो सब्सिडीज को इनडायरेक्ट टैक्सेस में से जब हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास जो फिगर बचती है वो है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस क्या है? मार्केट प्राइस इज द प्राइस एट विच द गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड इन द मार्केट। फैक्टर कॉस्ट क्या है? फैक्टर कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट incurred or spent during the production process, okay। सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिलके जब कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होती है तो उनको उनकी सर्विसेज के रिटर्न में जो उनको इनकम रिसीव होती है वो होती है फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट वो सारा खर्चा जो उस पर्टिकुलर कमोडिटी को बनाने के लिए खर्च किया गया, स्पेंड किया गया, ठीक है। तो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस कभी भी सेम नहीं होते, क्योंकि जो कॉस्ट इसको बनाने में खर्च आई उस पर जाकर ये प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं होगा। जो एंटरप्रेन्योर है वो अपने प्रॉफिट का प्रोविजन करेगा और साथ ही साथ जो टैक्सेस उसने गवर्नमेंट को पे किए इन गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए, उनको ऐड करके जो फिगर आएगी उसके अकॉर्डिंग मार्केट प्राइस कैलकुलेट होता है। मार्केट प्राइस is always higher than factor cost. Factor cost is the cost incurred during the production process to produce the commodity. Market price is the price at which the goods and services are sold in the market. It is always higher than the factor cost because इसमें net indirect taxes included होते हैं, इसमें net indirect taxes included नहीं होते। जैसा हमने इससे पहले समझा था नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं। तो मार्केट प्राइस क्या चीज है? जब हम फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड करते हैं तो हमारा आता है मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस इज हायर देन फैक्टर कॉस्ट। क्लियर? तो इससे हमने क्या समझा कि मार्केट प्राइस फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? उसमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना पड़ेगा। फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर आने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना पड़ेगा। और मार्केट प्राइस से अगर आपको फैक्टर कॉस्ट में आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि
फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड नहीं होते और मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडेड होते हैं। तो इफ यू वांट टू अराइव फ्रॉम फैक्टर कॉस्ट टू मार्केट प्राइस, you will have to add net indirect taxes. If you have to arrive from market price to factor cost, you will have to subtract net indirect taxes. Net factor income from abroad. Net factor income from अब्रॉड क्या है ये कि क्या चीज है, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में सबसे पहला वर्ड है नेट। नेट आएगा माइनस करके, किसको किससे माइनस करके, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड में से फैक्टर इनकम पेड अब्रॉड को माइनस करके आएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। कैसे आएगा, फैक्टर इनकम जो हमें बाहर से रिसीव हुई, क्यों रिसीव हुई, in the form of wages, salaries, interest, dividend, rent, whatsoever, minus factor income और factor payments भी बोल सकते हैं, factor income जो हमने बाहर पे की outside our country to abroad, ओके। इस फिगर में से जब इस फिगर को आप डिडक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा net factor income from abroad, factor income from abroad minus factor income to abroad in the form of wages and salaries। जब हम बाहर से पेमेंट इनसाइड इंडिया रिसीव करते हैं तो इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जब हम बाहर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंडिया से पेमेंट करते हैं, उनको देते हैं पैसा, तो वो होता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। अब इस कॉन्सेप्ट को पढ़ने की जरूरत हमें क्यों पड़ी, देखिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को इसका जो इंपॉर्टेंस है वो हमारा आता है डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए। इसलिए हमें पहले उससे पहले मालूम होना चाहिए कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, अब हमें समझ में आ गया कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या है, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि ग्रॉस इनकम, सॉरी नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम क्या होती है, और डोमेस्टिक इनकम, व्हाट इज नेशनल इनकम एंड व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम इज ऑलवेज अ बिगर फिगर, अ लार्जर फिगर, एंड डोमेस्टिक इनकम इज ऑलवेज लेस देन नेशनल इनकम। ये एक डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है इनसाइड द कंट्री, ये नेशनल है क्योंकि इंडिया के बहुत सारे रेजिडेंट्स ऐसे हैं जो बाहर भी रहते हैं, ठीक है, जो विदेश में रहते हैं, वो वहां पे अर्न करते हैं, यहाँ पे पैसा भेजते हैं, तो हमें विदेश से इनकम होती है। उसको आप एक्सपोर्ट समझ लीजिए या इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट समझ लीजिए, इन द फॉर्म ऑफ वेजेस समझ लीजिए, सैलरी समझ लीजिए, वो किसी भी फॉर्म में आ सकती है। बाहर से जो हमारे पास इनकम आती है उस इनकम को भी हमें इंक्लूड करना पड़ता है, तब डोमेस्टिक इनकम नेशनल इनकम कहलाती है। नेशनल इनकम इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, नेशनल इनकम इज अ वाइडर कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये आउट इनसाइड द टेरिटरी ऑफ द कंट्री एज वेल एज आउटसाइड द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, इसमें दोनों आएगा। डोमेस्टिक इनकम में क्या होगा, इट इज अ स्मॉलर कॉन्सेप्ट, ओके, इट इज अ स्मॉलर कॉन्सेप्ट। नेशनल इनकम इज ऑलवेज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम। नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम से बड़ी होती है क्योंकि नेशनल इनकम में डोमेस्टिक इनकम के साथ साथ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी शामिल होता है, इंक्लूडेड होता है। जब आप डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को प्लस कर देते हैं तो आपको मिलता है नेशनल इनकम, ओके। So what is the difference between national income and domestic income? National income includes net factor income from abroad. Domestic income does not include net factor income from abroad. तो अगर आपको domestic income से national income की फिगर पर अराइव करना है तो आपको domestic income में net factor income from abroad को प्लस करना पड़ेगा। नेशनल इनकम इज इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम
प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अगर आपको नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पर आना है तो आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज नेशनल इनकम इज ग्रेटर देन डोमेस्टिक इनकम। सो डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके।